हाय स्टूडेंट्स, आप सभी का निराला द विजन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप सभी को मैं पीके निराला। आज हम सीटेट में एक नए सेक्शन की ओर ले चलते हैं। जैसे कि मैं आपको पहले ही बताया था कि हम लोग एसएसटी का सेक्शन हम लोग देखेंगे और एसएसटी में हम लोग क्या करेंगे कि एक एक किताब को देखेंगे। जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी 3 किताब परीक्षा में आती हैं, तो हम लोग इस चीज़ को देखने का प्रयास करेंगे। आज हम लोग देखते हैं 6ठी क्लास का किताब है और पहला चैप्टर मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। सोशल स्टडीज में हिस्ट्री में पहला चैप्टर पढ़ा चुका हूँ और आज हम लोग दूसरे चैप्टर की ओर बढ़ते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि सीटेट में ये कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। और ये सीटेट के साथ साथ अगर आप टीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें भी मदद करेगा आपका, और आप अगर केबीएस का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें भी मदद करेगा, नवोदय विद्यालय का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं और अदर जो भी कॉम्पिटिशन्स हैं, ठीक है, उसमें मदद करेगा। क्योंकि जो एनसीईआरटी है वो बुनियाद का काम करता है, तो इसीलिए हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। जब भी कोई क्वेश्चन सेटर होगा तो एनसीईआरटी को मूल आधार जरूर बनाएगा, तो इसीलिए हम लोग एनसीईआरटी को समझने का प्रयास करते हैं। चैप्टर का नाम है आखेट खाद्य संग्राहक से भोजन उत्पादन तक। ठीक है, चैप्टर का नाम है आखेट खाद्य संग्राहक से भोजन उत्पादन तक। चलिए अब इस चैप्टर को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि इस चैप्टर में है कहानी क्या और क्या इम्पोर्टेंस है और क्या तरीके हैं। ठीक है, और आप चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा वो कर ले और लाइक का बटन दबाएं और अपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं और आपके लिए वीडियो बना सकूं और आपके सारे कंपटीशन में फ़ायदा पहुंचा सकूं। ठीक है, क्योंकि आपका जो लाइक्स होता है और आपका सब्सक्राइब होता है वो क्या करता है, जो पढ़ाने वाले हैं वो एक तरह से मोटिवेशन का काम करता है। ठीक है, थैंक यू इसके लिए। चलिए हम लोग पढ़ते हैं, इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं। ठीक है, प्राचीन भारत में जो इतिहास की शुरुआत होती है, ठीक है, तो वो प्रागैतिहासिक काल से शुरुआत होती है। क्या होती है? प्रागैतिहासिक काल से शुरुआत होती है। अब आराम से समझने का प्रयास करते हैं। प्रागैतिहासिक काल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्री हिस्ट्री। क्या है? प्री हिस्ट्री बोलते हैं। मतलब ऐसा काल जिसके बारे में हमें कोई लिखित साक्ष्य न मिले, ऐसा काल जिसके बारे में कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। जान लीजिए क्या नहीं है? लिखित साक्ष्य नहीं है। जो भी साक्ष्य हमारे पास है वो केवल पुरातात्विक स्रोत है। जैसा कि आप इतिहास में जानते होंगे, जब भी हम इतिहास पढ़ते हैं तो हम कैसे पढ़ते हैं? जानने के 2 ही स्रोत होते हैं, एक होते हैं पुरातात्विक स्रोत, दूसरा होता है साहित्यिक स्रोत। तो हम प्रागैतिहासिक काल के बारे में जो जानकारी प्राप्त करते हैं वो हम साहित्यिक साक्ष्य के माध्यम से नहीं, लिखित साक्ष्य के माध्यम से नहीं। हम जानकारी कैसे प्राप्त करते हैं? तो पुरातात्विक साक्ष्य के माध्यम से। जो एनसीईआरटी में लिखा है उसको मिला रहा हूँ और अपने ढंग से इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। पुरातात्विक साक्ष्य के माध्यम से मतलब समझते हैं इसको, प्रागैतिहासिक काल को। प्रागैतिहासिक काल किसके बारे में जानकारी है? तो आदि मानव के बारे में जानकारी है। क्या है? आदि मानव के बारे में जानकारी है। आदि मानव का मतलब क्या है? ऐसा मानव जो प्रारंभिक मानव था, आरंभिक मानव था। ठीक है जी, जो माना जाता है कि 20 लाख वर्ष पहले की बात है। ये पहला जो आरंभिक मानव मिलता है हमें वो 20 लाख वर्ष पहले की बात है। उस आदि मानव के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। किस काल के अंतर्गत? प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत बात करते हैं। अब खुद सोचिए कि 20 लाख वर्ष पहले कोई चीज रहा होगा और उन्होंने कोई सामान का यूज किया होगा, क्या वो आज कायम रहेगा? नहीं रहेगा। लेकिन एक चीज जो काम रहेगा वो है पत्थर के औजार। क्या है? पत्थर के औजार। आदि मानव के लोग जो है पत्थर के जो औजार का प्रयोग किए होंगे, ठीक है, वो पत्थर के औजार तो खराब तो नहीं हो सकते हैं, वो पत्थर के औजार आज भी कायम हैं। उन पत्थर के औजारों के आधार पर हम आदि मानव के इतिहास को जानने का प्रयास करते हैं। इसीलिए इस युग को कहा जाता है पत्थर का युग, स्टोन एज। इसका दूसरा नाम है स्टोन एज, पत्थर का युग कहते हैं।
ठीक है, समझ में आया चीज़ें? तो ये बेसिक चीज़ है, किताब में भी दिया हुआ, उसको बेसिक चीज़ है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब इस पत्थर के युग के आधार पर, पत्थर के औजार के आधार पर इस काल का विभाजन किया गया, प्रागैतिहासिक काल को। तो इसको 3 भागों में बांटा गया, इसको 3 भागों में बांटा गया। ठीक है जी, ओके, समझ में आ रहा है चीज़ें? पहला है पुरापाषाण काल, दूसरा है मध्यपाषाण काल, तीसरा है नवपाषाण काल। इट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। पुरापाषाण काल और मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल, ये जो काल का जो विभाजन किया गया वो पत्थर के औजार के स्वरूप के आधार पर, पत्थर के औजार के स्वरूप के आधार पर, जो पत्थर के औजार जो प्रयोग किए गए उन्हीं प्रयोगों के आधार पर इस इतिहास को समझने का प्रयास किया गया। ठीक है, अब देखिएगा पुरापाषाण काल, देखिएगा ये इसका जो कालक्रम देखिएगा वो क्या है, 20 लाख वर्ष से लेकर पहले से लेकर 12,000 वर्ष की बात है, पहले की बात है। और मध्यपाषाण काल देखिएगा तो 12,000 वर्ष से लेकर 10,000 वर्ष पहले की बात है। और नवपाषाण काल को देखिएगा तो 10,000 वर्ष से पहले की बात है। अंडरस्टैंड? ये काल का विभाजन। एक सवाल जो सीटेट में आया हुआ है और एनसीईआरटी किताब में दिया है कि सबसे लंबा काल किसका रहा, तो आप देखिए सबसे लंबा काल क्या है, पुरापाषाण काल का है। ये 20 लाख से लेकर 12,000 से, यानी कि अगर प्रागैतिहासिक काल का एक लंबा काल सबसे कहा जाए, 99% जो क्षेत्र कवर करता है वो पुरापाषाण काल कवर करता है। ठीक है जी, पुरापाषाण काल कवर करता है ये, तो ये है पुरापाषाण काल। दूसरा है मध्यपाषाण काल कि आपको 12,000 से लेकर 10,000 है। अब इसमें जो दिया हुआ है कि आखेट खाद्य संग्राहक से भोजन उत्पादन तक, इसको समझने का प्रयास किया। यानी पुरापाषाण काल का जो युग था, ये इस युग में लोग कैसे रहते थे, कैसे जीवन यापन करते थे। इस किताब का हेडलाइन यही लिखा हुआ है, आखेट खाद्य संग्राहक। ये कैसे लोग रहते थे, तो लोग रहते थे कैसे, ये देखिए क्या करते थे, खाद्य संग्राहक थे। दूसरा है खाद्य आखेटक थे। 2 वर्ड है, वर्ड को हम तोड़ देंगे चीज़ें समझ जाएंगे। खाद्य संग्राहक का मतलब यह है ये लोग भोजन का संग्रह करते थे। क्या करते थे, भोजन का संग्रह करते थे, यानी भोजन का उत्पादन नहीं करते थे। पुरापाषाण काल के लोग भोजन का उत्पादन नहीं करते थे, भोजन का संग्रह करते थे। ये लोग भोजन में क्या खाते थे, फल फूल कंद मूल ये सब खाते थे। और फल फूल खाते थे, फल फूल जे कंदमूल खाते थे, फल फूल कंदमूल खाते थे। ये लोग यहाँ देख सकते हैं, जे फल फूल कंदमूल खाते थे एक तरह से। ठीक है जी, और खाद्य आखेटक को देख सकते हैं। तो खाद्य आखेटक माने क्या होता है, शिकार करना। इस काल के लोग जब फल फूल कंदमूल खाए और उनसे उनका पेट नहीं भरा, उनसे उनके भोजन की आपूर्ति नहीं हो पा रही थी, तो वो पशुओं का शिकार किए। तो वो पशुओं का शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे, इसीलिए इसका नाम पड़ गया खाद्य आखेटक। अब पशुओं के शिकार के लिए क्या करना पड़ता, पत्थर के औजारों का प्रयोग करते थे। पत्थर के औजारों का प्रयोग करके वो क्या करते थे, पशुओं का शिकार करते थे। इसीलिए पुरापाषाण काल को कहा गया आखेट खाद्य संग्राहक। ठीक है, पहला टर्मिनोलॉजी समझ में आ गया आपको, आखेट खाद्य संग्राहक। हिस्ट्री में सबसे बड़ी चीज़ यही है कि आपको समझना पड़ेगा और एक दूसरे से क्रोनोलॉजी है, एक दूसरे से जोड़ना पड़ेगा। और जब तक आप जोड़ेंगे नहीं तब तक वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो आप इसको समझिएगा कि पुरापाषाण काल क्या है, 20 लाख से लेकर 12,000 तक है।
और जो मूल बात समझने वाला यही है कि इस काल के लोग को खाद्य संग्राहक और खाद्य आखेटक कहते थे, जो फल फूल कंदमूल खाते थे और बाद में पशुओं का शिकार किया और पत्थर का औजार का प्रयोग किया। अब इस काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। किताब में जो दिया है वो देखिए। अब किताब में दिया है कि आरंभिक पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण काल। जो एनसीईआरटी में दिया मैं उतना ही पढ़ा रहा हूँ आपको चीज़ को, कि एनसीईआरटी की जितनी ज़रूरत है वो पढ़ा रहा हूँ। यानी पूरा पाषाण काल को आरंभिक पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण काल। अब इसका भी विभाजन जो किया गया वो पत्थर के औजार के स्वरूप के आधार पर। यानी आरंभिक पूरा पाषाण काल में पत्थर के औजार अलग थे, मध्य पूरा पाषाण काल में पत्थर के औजार के स्वरूप अलग थे और उत्तर पूर्व पाषाण काल में पत्थर के औजार अलग थे। ये एक जो अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा आपको ये कंपटीशन के लिए, वो आपको मैं बताऊंगा चीज़ को कैसे होता है। अब ये मध्य जो पाषाण काल है इसको देखने का प्रयास करते हैं। अब देखिए पूरा पाषाण काल के लोग की विशेषता क्या रही, थोड़ा विशेषता को जानते हैं। जो एनसीईआरटी किताब में आपको लिखा हुआ है उसको समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। एनसीईआरटी किताब में ये बताया गया है कि जो पूरा पाषाण काल के जो लोग थे, ठीक है, वो मतलब एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे। अब यहाँ देखिए पूरा पाषाण काल की विशेषता ही है, वो फल फूल कंदमूल और जानवरों का शिकार करने के लिए वो क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तो किताब में ये दिया हुआ है, जो जानना है 4 पॉइंट दिए गए हैं। 4 पॉइंट को हम लोग डिस्कस कर लेना। 4 पॉइंट है क्या। पहला दिया है कि भोजन की तलाश में, इट इज़ द कॉमन पॉइंट, इट इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। जो पूरा पाषाण काल के लोग थे, ठीक है, वो भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, ठीक है। जैसे एक जगह भोजन समाप्त हो जाते थे तो फिर वो दूसरी जगह जाते थे भोजन के लिए, दूसरी जगह समाप्त हो जाते तीसरी जगह, इसीलिए वो एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। दूसरा क्या है, शिकार के लिए, क्योंकि वो पशुओं का शिकार करते थे और पशु लोग क्या करते थे, चारा के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और उन पशुओं का शिकार करने के लिए आदि मानव क्या करते थे, पीछे पीछे जाते थे। तो पशुओं का शिकार करने के लिए, ठीक है, शिकार करने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। तीसरा क्या है कि फल फूल, अलग अलग मौसम में अलग अलग फल फूल फूलते हैं, आप सभी जानते हैं। तो अब एक ही जगह सारे फल फूल तो मिलेंगे नहीं, तो इसीलिए वो अलग अलग जगह पर अलग अलग फल फूल फूलते थे। इसीलिए आदि मानव क्या करते थे, फल फूल कंदमूल की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, ताकि अलग अलग फलों का मतलब जो है फल लेकर अपने भोजन का भले भूख मिटा सके। चौथा पॉइंट दिया है पानी की तलाश में। पानी जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आदि मानव किसी न किसी नदी के किनारे रहते थे, तो पानी की तलाश में भी एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। आपके एनसीईआरटी किताब में ये चारों पॉइंट लिखा हुआ है जो आपको समझना है चीज़ को, ठीक है जी। तो ये पॉइंट समझ गए कि पूरा पाषाण काल के लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाया करते, किताब में लिखा हुआ है और इसीलिए मैंने आपको ये चारों पॉइंट समझा दिया। आपको ये क्लियर हो गया चीज़ें। अब आपको ये जानना है कि पूरा पाषाण काल में ऐसे कौन से जगह थे जहाँ पर पूरा पाषाणिक स्थल थे। ये पूरा पाषाणकालिक स्थल कौन कौन से है जो जिसको आपको जानना है इस चीज़ को। तो उस चीज़ को जानते हैं क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है, आपके परीक्षा में पूछता है कि भाई कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पर ये सब थे। तो पहला है भीमबेटका, पूरा पाषाणकालिक स्थल है भीमबेटका, याद रखिएगा सब लोग। भीमबेटका पड़ता है वो मध्य प्रदेश में, ठीक है, भीमबेटका। दूसरा है हुसंगी, आपको परीक्षा में सिर्फ पूछेगा, कहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पूरा पाषाणकालिक स्थल है। एक होगा भीमबेटका, दूसरा होगा हुसंगी और तीसरा हो गया कुरनूल। तीसरा क्या हो गया, कुरनूल। तीसरा हो गया कुरनूल, ठीक है जी, तीसरा हो गया कुरनूल। तो ये 3 हो गए। 3 जो जगह है वो पूरा पाषाणकालिक स्थल है जी। थोड़ा सा ये, तो ये हो गए 3 जगह आपके जो आपको जानना है इस चीज़ को। तो ये याद रखिएगा, आप याद रखिएगा, ये सीटेट में आया हुआ सवाल है
और अदर कंपटीशन है वहाँ भी पूछेगा आपको, ये ध्यान रखना है इस चीज़ को, ठीक है। अब अगला जो हम लोग कंसेप्ट को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और वो समझने का प्रयास कर रहे हैं, ये है हम लोग मध्य पूरा पाषाण काल का बात करते हैं, मध्य पाषाण काल की बात करते हैं। देखते हैं मध्य पाषाण काल में क्या था, जो समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए जो मध्य पाषाण काल है इसको कहा गया मेसोलिथिक। क्या कहा गया? मेसोलिथिक। पूछता है परीक्षा में कि मेसोलिथिक एज किसे कहते हैं, तो मध्य पाषाण काल को कहते हैं। इस काल के जो आदि मानव थे वो क्या किए, छोटे छोटे पत्थर के औजारों का प्रयोग किया। जिसको कहा गया माइक्रोलिथिक। क्या कहा गया? माइक्रोलिथिक कहा गया। माइक्रोलिथिक कहा गया, छोटे छोटे पत्थर के औजारों का प्रयोग किया गया, इसलिए इस काल को माइक्रोलिथिक कहा गया। ध्यान रखना चीज को। तो ये सवाल पूछा हुआ है कि मध्य पाषाण काल को क्या कहते हैं, तो माइक्रोलिथिक कहते हैं। ठीक है जी, ये समझने का प्रयास करते हैं हम लोग, ठीक है। अब है कि मध्य पाषाण काल में क्या विशेषता रहा। इस काल में यह रहा कि पर्यावरण में बदलाव आ गया। इस काल में क्या रहा? पर्यावरण में बदलाव आ गया इस काल का। इस काल की विशेषता आप देखेंगे, ये मध्य पाषाण काल की बात करेंगे तो इसमें पर्यावरण में बदलाव आया। यानी कि क्या हो गया, पहले जो मौसम था वो ठंडी से गर्मी आ गया, ठंडी से गर्मी आ गया। पहले मौसम जो था पूरा पाषाण काल में पूरा ठंडी का मौसम था, लेकिन आप देखेंगे मध्य पाषाण काल में गर्मी का मौसम आ गया। और गर्मी के मौसम आने से क्या हुआ कि जो है आपके पेड़ पौधे इस सब का विकास शुरू हो गया यहीं से। तो इस मध्य पाषाण काल का आपको यही विशेषता है। तीसरा जो हम लोग पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं वो है नव पाषाण काल का। क्या पढ़ने जा रहे हैं? नव पाषाण काल का। नव पाषाण काल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। नव पाषाण काल जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए बहुत, ये ऐसा टॉपिक है जो बहुत लोग समझ में नहीं आता इस चीज़ को, बहुत ही अस्पष्ट है, वेग टाइप का टॉपिक है, उसको समझने का प्रयास किया। नव पाषाण काल में क्या हुआ, ये एक तो कालक्रम है 10,000 से वर्ष पहले से है, आज से 10,000 वर्ष पहले की बात है। इस काल में क्या हुआ, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बात यही हुआ कि भोजन उत्पादन का युग शुरू हो गया। अब देखिए पूरा पाषाण काल क्या था, भोजन संग्राहक था। ये क्या कर रहा है, भोजन उत्पादन करने लगा इस काल में। अब भोजन उत्पादन कब होगा, जब आदि मानव जो थे एक ही जगह स्थिर होकर जीवन जीने लगे। भोजन तभी स्थिर होगा जब एक जगह आप स्थिर होइएगा और कृषि करिएगा। क्या है, कृषि का उत्पादन करिएगा। कृषि करने के लिए क्या करना जरूरी होगा, एक जगह स्थिर करना पड़ेगा। लेकिन पूरा पाषाण काल में क्या होता था, वो एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे। नव पाषाण काल में ठीक उल्टा हो गया, एक ही जगह स्थिर हो गए वो लोग और कृषि करने लगे। कृषि किए तो फिर क्या होना चाहिए, अब फसल उपजाने लगे। अब फसल उपजा तो क्या होना चाहिए, तो उनको रखने के लिए मृत भांड जरूरी था। मृत भांड माने मिट्टी के बर्तन। अब भोजन का फसल का उत्पादन हो रहा है तो रखेंगे कहाँ, तो कोई ना कोई मिट्टी के बर्तन में रखेंगे, तो मृत भांड का शुरू किया। अब मृत भांड बनाने के लिए क्या हुआ, चाक का प्रयोग शुरू हुआ। चाक का प्रयोग किया गया। चाक के माध्यम से क्या हुआ, जो है मिट्टी के बर्तन बनाए जाने लगे। अब जब मिट्टी के बर्तन बने तो इस चाक का प्रयोग कहाँ किया गया, पहिए के आविष्कार में हुआ। चाक का प्रयोग पहिए के आविष्कार में भी हो गया। यानी चाक जो है दो तरह काम किया, एक चाक के माध्यम से मृत भांड का प्रयोग, और इसी चाक का प्रयोग करके हम लोग पहिए, यानी कि हम लोग परिवहन का विकास हो गया इस खेल का। इस काल में आप देखिएगा आग का इस्तेमाल शुरू हो गया, आग का इस्तेमाल भी शुरू हो गया। ठीक है, तो ये जो काल है इसलिए कहा जाता है नव पाषाण काल को, नव पाषाण काल क्रांति कहा जाता है। क्यों,
क्योंकि पूरा पाषाण काल का जो युग था उससे ठीक उल्टा युग है जो आपके किताब में दिया हुआ है। ठीक है, पशुओं का पशुपालन भी शुरू हो गया, पशुपालन भी शुरू हो गया। जहाँ पशुओं का शिकार करते थे वहाँ पशु का, और सबसे पहले पशु कौन था आपको पता ही हो, कुत्ता। कुत्ता को पालतू बनाया गया, क्या कुत्ता को पालतू बनाया गया। और सबसे पहला धातु कौन था तो तांबा था। दे इस किताब में दिया हुआ इस चीज को। एक सवाल जो समझने वाला यह है कि जो नवपाषाण काल था वो कहाँ कहाँ पर था, ये जगह का नाम जरूर पूछता है परीक्षा में, जो हमें समझने का प्रयास करना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अब मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया, अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको हमको समझना जरूरी है आपको। ठीक है, पहला जो जगह का नाम है वो है बुर्ज होम, जो कश्मीर में पड़ता है। बुर्ज होम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछता है परीक्षा में ये निश्चित रूप से, कंपटीशन में भी और सीटेट में भी, दोनों में पूछता है। बुर्ज होम, कहे बुर्ज होम कहाँ है तो कश्मीर में स्थित है। बुर्ज होम में ही मिलेगा आपको गर्तावास का साक्ष्य मिलेगा। क्या मिलेगा, गर्तावास का साक्ष्य मिलेगा। गर्तावास का मतलब क्या करते थे, जमीन में गड्ढा खोद देते थे और गड्ढे के नीचे ही घर बनाते थे। गड्ढे के नीचे जो है अपना रख कर और उसी में रहते थे। ऐसा इसलिए करते थे लोग क्योंकि जो कश्मीर में ठंडी बहुत अधिक पड़ती थी और ठंड से बचाव करने के लिए वो क्या करते थे, गड्ढे बनाकर उसमें रहते थे। उसको गर्त माने गड्ढा, आवास माने रहना, इसलिए नाम पड़ गया गर्तावास, तो गर्तावास कहते हैं। तो परीक्षा में पूछेगा कि भाई बताइए गर्तावास का साक्ष्य कहाँ मिला है, तो रटने की जरूरत ही नहीं है, बुर्ज होम है। अब बुर्ज होम कहाँ है, कश्मीर में है। दूसरा आपको मिलेगा कोल्डी हवा, एक जगह का नाम है कोल्डी हवा, ये भी नवपाषाण कालिक स्थल है, ये पड़ता है उत्तर प्रदेश में। एक आपको मिलेगा आपको चिरांद, चिरांद पड़ता है बिहार में, ये भी नवपाषाण कालिक स्थल है। एक पड़ेगा हल्लूर, ये भी कर्नाटक के समीप पड़ता है। ठीक है, और एक है मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में है। ठीक है जी, मेहरगढ़। और एक पड़ेगा महागढ़ा जो मध्य प्रदेश के समीप पड़ता है। ठीक है, और एक पड़ेगा दाओजली, क्या है, दाओजली हेडिंग, क्या नाम है, दाओजली हेडिंग, ये जगह का नाम है। ये पड़ता है मेघालय में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, मेघालय। याद रखिएगा चीज़ को, परीक्षा में जो पूछेगा यही पूछेगा आपसे कि बताइए बुर्ज होम कौन सा स्थल है, नवपाषाण कालिक स्थल है। कोल्डी हवा नवपाषाणिक, चिरांद नवपाषाणिक, हल्लूर, मेहरगढ़, महागढ़ा, दाओजली हेडिंग, ये सब स्थान जो है वो नवपाषाण कालिक स्थल है। यह नवपाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं, नवपाषाण काल के पुरातात्विक स्रोत मिले हैं, जो आपको जानना था इस चीज़ को। ठीक है जी, तो समझ गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये परीक्षा में आया हुआ है। ठीक है, हम लोग कुछ आगे बढ़ते हैं, फैक्ट की ओर बढ़ते हैं और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, और ये चीज़ को देखने का प्रयास करते हैं। आप लोग वीडियो को रोक रोक के रीटेक करके इसको देखने का प्रयास कीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिए। एक जो इम्पोर्टेंट है वो है शैल चित्रकला, कि भाई शैल चित्रकला बताइए। शैल का मतलब क्या होता है, पत्थर है। यानी आदि मानव के लोग जो थे गुफाओं में रहते थे और गुफाओं में क्या करते थे, जानवरों के चित्र बनाते थे। क्या कहते थे, जानवरों के चित्र बनाते थे। अब ये साक्ष्य कहाँ से मिला है, ये परीक्षा में पूछता है। तो लिखिएगा मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश में है। क्या है, दक्षिणी उत्तर प्रदेश में ये मिला है और ये परीक्षा में आया हुआ सवाल है। ठीक है जी, एक मिलेगा आपको कि आग की खोज, आग का साक्ष्य कहाँ मिला है, आग की खोज तो कुरनूल गुफा में मिला है। कुरनूल, कुरनूल मत आंध्र प्रदेश में पड़ता है, वही मिला है कुरनूल, ये भी आता है परीक्षा में। कुरनूल में क्या है, राख का साक्ष्य मिला, राख मिला है, और राख का मतलब ये आग हुआ वहाँ पर। ठीक है जी, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हमें समझना है इस चीज़ को। ठीक है, क्लियर। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो समझने का चीज़ है वो आपको मैंने बता दिया, आपको एक एक पॉइंट समझा रहे। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है इस किताब में जो आपको दूसरे नंबर चैप्टर में, वो है मेहरगढ़ के बारे में। क्या है, मेहरगढ़ के बारे में। अब मेहरगढ़ अगर देखेंगे आज के समय पाकिस्तान में,
ठीक है। लेकिन किताब में जो दिया है वो है कि ईरान के रास्ते में, जो भारत से जाते थे ईरान, और ईरान के रास्ते में बोलन दर्रा पड़ता था, उसी बोलन दर्रा के पास पड़ता है। ईरान जाने के क्रम में एक बोलन दर्रा मिलेगा आपको, ये उसी दर्रा के पास ये मेहरगढ़ है, ठीक है। और मेहरगढ़ की विशेषता क्या है वो जान लीजिए। मेहरगढ़ की विशेषता, सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता यही है यहाँ पर कि सबसे पहले कृषि की शुरुआत कहाँ हुआ, यही मेहरगढ़ में हुआ ये। और जौ और गेहूं और अन्य फसलों का उत्पादन शुरू हुआ। पशुओं को भी पालतू बनाने का साक्ष्य पहले यहीं से मिलता है। मतलब गेहूं, जौ और पशुओं को पालतू, यानी कृषि की जो शुरुआत होती है वो मेहरगढ़ से होती है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसका। और यहाँ के जो लोग रहते थे, घरों में जो रहते थे, वो चौकोर यानी आयताकार या वर्गाकार घर बनाते थे, जैसे घरों का जो डिजाइन था। और यहाँ के लोग को मान्यता था कि मरने के बाद भी जीवन होता है, यानी जो कब्र दफनाते थे तो कब्र में कुछ सामान भी रख देते थे। ये लोग मानते थे कि व्यक्ति जब मरता है उसके बाद भी जीवन होता है, यानी कब्र जब व्यक्ति को दफन करते थे तो उनके साथ बहुत सारी चीज़ें रख देते थे। उनका मान्यता था कि मरने के बाद भी जीवन होता है, इसलिए व्यक्ति के सामान कुछ रख दो ताकि उसका उपयोग कर सके। यानी ये लोग पुनर्जीवन में विश्वास करते थे, पुनर्जीवन में, पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। तो ये इंपॉर्टेंट है जो किताब में आपको दिया हुआ है, जो आपको जानना है इस चीज़ को। समझ रहे हैं? क्लियर हो गया चीज़ें? जो एक फैक्ट है जो आपको ये समझना है मेहरगढ़ के बारे में, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको समझने का जरूरत है इस चीज़ में, ठीक है। अब अगला जो पॉइंट को समझना, एक पॉइंट इसमें आता है, पूरा स्थल क्या है, पूछता है, लिखा हुआ है पूरा स्थल क्या है। ये ऐसा जहाँ पर आदि मानव से जुड़ा हुआ अवशेष प्राप्त होता है। आदि मानव से जुड़ा हुआ बहुत सारा अवशेष मिलता है, जैसे पत्थर के औजार, उसके बहुत सारे यूज किए हुए सामान, जहाँ पर ये मिलते हैं उसको हम पूरा स्थल कहते हैं। किताब में दिया हुआ ये ऐसा स्थल जहाँ पर बहुत सारे अवशेष मिलते हैं, किससे, आदि मानव से जुड़े हुए चीज से, ठीक है। इस किताब में दिया हुआ है चीज को, तो मैंने एक एक फैक्ट को समझा दिया। और एक जो समझना है ये वो है, एक जो अन्यत्र में दिया है। अन्यत्र का मतलब आपको समझाया था, एक पॉइंट दिया अन्यत्र। अन्यत्र का मतलब यह होता है कि जब हमारे देश में कोई घटना घट रही है, वो घटना अगर विदेश में भी वैसी घटना घट रही है तो हम उसका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। अन्यत्र का मतलब होता है एक देश का दूसरे देश के साथ तुलनात्मक अध्ययन करना। तो अन्यत्र में ही एक चताल युग, एक वर्ड आएगा आपको, चताल युग एक जगह का नाम, पूछेगा कहाँ पर है तो तुर्की में है। और ये कैसा स्थल है तो नवपाषाणकालिक स्थल है, ठीक है जी, नवपाषाणकालिक स्थल है। पूछ सकता है चताल युग तो जो है ये, जैसे चताल युग है, चताल युग जो जगह है वो कहाँ है तो तुर्की में है। कहाँ पर है, तुर्की में है। और कैसा स्थल है, नवपाषाणकालिक स्थल है, नवपाषाणकालिक स्थल है, ठीक है। इस तरह से मैंने कोशिश किया है आपको कि दूसरे नंबर चैप्टर में आपको इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको मैं बताना था, मैंने बता दिया चीज़ को। पहले मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया कि प्रागैतिहासिक काल में होता क्या है और कैसे कैसे और क्या क्या, ये सीटेट में यही आता है। और ये ऐसा टॉपिक है जो समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन मैंने समझाने का पूरा प्रयास किया। और जल्द ही हम तीसरा चैप्टर भी शुरू करने वाले हैं। इसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में थोड़ा आपको कमेंट करना पड़ेगा ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ सके, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग फैलाइए, ठीक है। थैंक यू।